नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व की राजनीति की किताब का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत और 2023-24 के सिलेबस के अनुसार अध्याय 1 2 ध्रुवीयता का अंत, उसका लेक्चर नंबर 3। अब आज के लेक्चर में हमारा क्या टॉपिक है गुरुजी? आज के लेक्चर में भी एक ही टॉपिक, लास्ट के में भी हमने एक ही पढ़ा था। लेक्चर 1 में वो क्या पढ़ा? बर्लिन की दीवार। लेक्चर 2 में क्या पढ़ा? सोवियत प्रणाली क्या है। अब लेक्चर 3 में आज हम लोग पढ़ेंगे गोर्बेचेव और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का नीचे गिरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। सोवियत संघ का नीचे नीचे गिरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। चलिए, गोर्बेचेव और सोवियत संघ का विघटन, ये है मिखाइल गोर्बेचेव। मिखाइल गोर्बेचेव, जैसे कि लास्ट लेक्चर तक आप थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में पूरी सोवियत प्रणाली को समझा था और सोवियत प्रणाली में मैंने आपको ये बताया था कि वहां पर जो पूरा कंट्रोल होगा सरकार का होगा, सब कुछ सरकार के अनुसार होगा। और सरकार किसकी होगी? साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी की होगी। साम्यवादी दल जो तय करेगा वही पूरे सोवियत संघ में होगा। और साम्यवादी दल में जो सबसे बड़ा नेता हुआ करता था वो हुआ करता था महासचिव, या जिसको इंग्लिश में जनरल सेक्रेटरी कहा करते थे। वो नेता जैसे जो भी महासचिव बना वो मतलब पूरे सोवियत संघ का एक प्रकार से शासक बन जाया करता था। तो अब 1985 में यह अवसर मिला मिखाइल गोर्बेचेव भैया को। यह अवसर किसको मिला? मिखाइल गोर्बेचेव भैया को मिला कि 1985 में इनको वहां के सोवियत संघ के साम्यवादी दल का महासचिव बनाया गया। अब ये शुरुआत से साम्यवादी दल में रहे, परंतु इनको ये बात महसूस हुई कि साहब थोड़ा बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अभी तक हम चलाते आ रहे हैं ये सिस्टम ठीक नहीं है, हमें इसमें सुधार करना होगा। और इन्होंने जो सुधार करे उन सुधारों की चर्चा आज हम लोगों को करनी है। उन सुधारों का क्या प्रभाव हुआ वो हम लोगों को आज के लेक्चर में चर्चा करनी है। और किस प्रकार से फिर वो विघटन की ओर चला गया सोवियत संघ के, वो चर्चा हम लोगों को आज करनी है। मिखाइल गोर्बेचेव जो भैया है ये अभी तक थे, मतलब कुछ समय, मतलब लास्ट ईयर में 30 या 31 अगस्त को ही इनकी डेथ हुई है, तो उस तक थे, ठीक है। और मतलब काफी लंबा समय इन्होंने जिया है, ठीक है। परंतु जो इन्होंने सुधार करे उसका क्या प्रभाव सोवियत संघ पे, रशिया पे हुआ वो जानते हैं। गोर्बेचेव और सोवियत संघ का विघटन। अब जो इन्होंने सुधार की पॉलिसी अपनाई, ठीक है, जिनको हम कहते हैं कि इन्होंने जो सुधार करे, उन सुधारों का क्या नाम था? देखिए मैं आपको बताता हूँ, नाम बड़े ही अटपटे हैं। एक नाम है पेरेस ट्रोइका। क्या नाम है? पेरेस्ट्रोइका। क्या नाम है? पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका का मतलब है पूर्ण रचना, पूर्ण रचना या रीस्ट्रक्चरिंग जिसको कहा जाता है। दूसरा था ग्लास नास्तो, ग्लास नास्तो जिसको कहा जाता है खुलापन, खुलेपन। ये दो उनके मुख्य सुधार है। कौन कौन से? पेरेस्ट्रोइका या जिसको पूर्ण रचना कहा जाता है, और ग्लास नास्तो जिसको खुलेपन। अब आप हिंदी पे फोकस करो, इंग्लिश के वर्ड्स को मत देखो। पूर्ण रचना या रीस्ट्रक्चरिंग मतलब हमने ये जो सिस्टम बना रखा है हम इसको वापस स्ट्रक्चर करेंगे, हम इसको फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या होता है जब हमारा घर खराब हो जाता है तो हम क्या कहते हैं? हम फिर से बनाएंगे। तो कोई एरिया तोड़ेंगे, कोई दीवार तोड़ेंगे, कोई कमरा तोड़ेंगे, उसकी जगह कुछ नया बनाएंगे, कुछ थोड़ा सा चेंज करेंगे, फिर से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कह रही है जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है इसको बदलेंगे। और जो पॉलिटिकल सिस्टम वहां पे चल रहा था वो कौन सा था? साम्यवाद, क्योंकि साम्यवादी दल का चला करता था सब कुछ, तो साम्यवाद था। और उसकी जगह कौन सा लेकर के आना चाहते थे? लोकतंत्र को लेकर के आना चाहते थे। वही लोकतंत्र जो अमेरिका में चल रहा है, तो लोकतंत्र को लेकर के आना चाहते थे। तो ये जो पेरेस्ट्रोइका है, ये पी फॉर पेरेस्ट्रोइका किससे जुड़ा हुआ है? पॉलिटी से जुड़ा हुआ, मतलब वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करना चाहते थे। दूसरा ग्लास नास्तो, खुलेपन। खुलापन का मतलब क्या था कि भैया हम साम्यवादी है, समाजवादी है, सब कुछ सरकार के कंट्रोल में, ऐसा नहीं, थोड़ा सा खुलना पड़ेगा, थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा। हमें बाहर के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने, पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाने। वहां की कोई कंपनियां यहाँ पर आकर के निवेश करना चाहे यहाँ पर निवेश कर सकती है, यहाँ पर कोई व्यक्ति अपनी कंपनी लगाना चाहे वो कंपनी लगा सकता है। मतलब जी फॉर ग्लासनास्ट और जी फॉर गेट ओपन कर देना। मतलब अभी तक गेट क्लोज था, अब गेट खोल देंगे। कोई भी कंपनी आओ, निवेश करो, अपना बिल्कुल ओपन अप कर दिया जाएगा। तो पूर्ण रचना, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनास्तो, खुलेपन की ये दो बड़े सुधार वो लेकर के आते हैं। अब इन सुधारों में कौन इनसे खुश था, कौन नाराज, आइए जानते हैं।
मिखाइल गोर्बेचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। तो कब बने हैं? 1985 में बने। मिखाइल गोर्बेचेव 1985 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। अब आप कुछ चीजें जो भारत वाली किताब पढ़ी है आप उससे थोड़ा सा कनेक्ट कर सकें। तो 1985 में भारत में क्या हुआ था वो थोड़ा सा याद करिए। जैसे कि असम समझौता 1985 के आसपास हुआ था, 85 में हुआ था। तो आप देखिए कि एक तरफ असम समझौता हुआ और एक तरफ मिखाइल गोर्बेचेव सोवियत संघ में महासचिव बन गए कम्युनिस्ट पार्टी के। कुछ बहुत सी बार बच्चे ये कहते हैं कि सर हम लोगों को तारीखें ईयर्स याद नहीं होती, लिंक करना सीखो। कुछ भी ऐसा 1985 में जैसे मान लो कि आपके पापा जी का बर्थडे है, आपकी मम्मी जी का बर्थडे है, आपके किसी रिलेटिव का है, मौसी का, चाचा का, अंकल का, अरे अरे उस 1985 में मौसा जी का भी बर्थ हुआ था। हाँ, जिस समय मौसा जी का बर्थ हुआ था उसी समय गोर्बेचेव अंकल वहां पे महासचिव बन गए थे, मतलब दबदबा बढ़ गया था अपना क्योंकि अंकल है ना अपने गोर्बेचेव अंकल। तो मिखाइल गोर्बेचेव 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी या वहां की जो साम्यवादी दल है उसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, मतलब सबसे बड़ी पोस्ट वहां पर हासिल कर लेते हैं। मिखाइल गोर्बेचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। अब देखिए मिखाइल गोर्बेचेव शुरुआत से साम्यवादी दल में रहे, उस पूरी व्यवस्था को देखा और उन्होंने महसूस करा कि भैया ये जो सब कुछ चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है, लोगों की इच्छाओं का दमन हो रहा है और कहीं ना कहीं ये जो ईगो है हमारा कि नहीं साहब साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, इस साम्यवादी विचारधारा के चक्कर में कहीं ना कहीं हम हमारे देश रूस को, पूरे सोवियत संघ के देशों को बहुत पीछे लेकर के जा रहे हैं और पीछे लेकर के जा रहे हैं और इसके साथ पूरी दुनिया में हमेशा एक माहौल बना रहता है कि हम यूएसए और यूएसएसआर लड़ेगा, यूएसए और यूएसएसआर लड़ेगा। तो उस डर को भी खत्म करना है, उस सोवियत संघ के पिछड़ेपन को भी दूर करना है और सोवियत संघ को आगे लेकर के जाना है। तो ये जो व्यवस्थाएं चल रही है इन व्यवस्थाओं को खत्म करना होगा, इन व्यवस्थाओं में थोड़ा सुधार करना होगा, इन व्यवस्थाओं में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। जो लोग इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं दब रही हैं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, उसको पूरा करने के लिए हमें लोकतंत्र लेकर के आना होगा और सोवियत संघ को विकसित बनाने के लिए, रूस को डेवलप्ड बनाने के लिए हमें खुलेपन की जो विचारधारा है, जो है ओपननेस है, वो लेकर के आनी पड़ेगी। ये दो सुधार वो करना चाहेंगे और वो सुधार कर करके ही रहेंगे। गोर्बेचेव के सुधार। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। अब जो पश्चिम के देश है सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के मामले में क्रांति हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े चेंजेस आ चुके थे। सूचना और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका बहुत आगे जा रहा था, अमेरिका के जो साथी देश थे वो बहुत आगे जा रहे थे, इस क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को अगर उनकी बराबरी में लेकर के आना था तो सुधार जरूरी था, बड़ा सुधार जरूरी था। अब आप कभी थोड़ा सा दिमाग ये लगाइए कि अमेरिका इतना आगे क्यों जा रहा था और सोवियत संघ इतना पीछे क्यों जा रहा था। कारण क्या था कि अमेरिका ने क्या है, अमेरिका ने सबको छूट दे रखी थी कि भैया तेरे मन में आती है तू कुछ कर सकता है, तू कुछ कर दे। तेरे मन में आ रही है कि साहब बड़ी कंपनी ने मोबाइल बना दिया, मैं इसका कवर बना देता हूं, बना दे, कवर बना दे, तू कवर बना दे, ठीक है। किसी को लगा कि अरे कंपनी ने मोबाइल, मैं इसके बैटरी बना करके काम करता हूं, तो सबको छूट दे, जो करना चाहो वो करो और जो जनता मांगे वो आप जनता को दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब वहां पे हर व्यक्ति सोचता था यार मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता हूं। अब ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका, कुछ नई चीज लानी पड़ेगी। वो खूब सोचता, खूब मेहनत करता, फिर कुछ नया आइडिया आता, फिर अपनी फैक्ट्री खड़ी करता, उससे उत्पादन करता, देश को अमीर बनाता, पूरी दुनिया में उस उत्पादन को बेचता। तो इससे क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी की धीरे धीरे शुरुआत होने लग जाती। फिर वही एक छोटी सी कंपनी बाहर के देशों से और भी संबंध बनाती और टेक्नोलॉजी लेकर के आती, इसलिए अमेरिका आगे जाता। सोवियत संघ ने क्या करा, तेरे में टैलेंट है, नहीं नहीं नहीं, तेरा टैलेंट रख अपने पास, सरकार जो बोल रही है वो करो। नहीं, कैसे करेगा, सरकार करेगी, चुप बैठ जा, वहीं बैठ जा। वहां कठोरता थी, बहुत रिजिडिटी थी, कठोर होकर के काम करे तो नहीं, जो चाहेगी बस वो सरकार करेगी। एक कंपनी खोलने के लिए भी अगर आप खोलना चाहोगे तो सरकार से आपको 100 पेपर साइन करवाने पड़ेंगे, तब आप कंपनी खोल पाओगे। बड़ी कठोरता थी, पर अमेरिका ने कठोरता नहीं दी। अमेरिका लचीला होकर के हाँ तुम भी करो, तुम भी करो। तो अब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग काम करते हैं ना तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आगे जाएंगे। और एक सरकार काम करती रहे तो फिर कैसे आगे जाएंगे। तो यहाँ पे गोर्बेचेव भैया इस चीज को महसूस कर चुके थे कि भैया अगर उस सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमको अमेरिका को पछाड़ना है या अमेरिका की बराबरी लेनी है या उन पश्चिमी देशों के बराबर में लेना है तो सुधार जरूरी है और उसके लिए ओपननेस, खुलापन आना जरूरी है। खुलेपन से बाहर की कंपनियां यहाँ पर आए, हमारे कुछ कंपनियां डेवलप हो और वो डेवलप कंपनियां वहां पर भी उत्पादन बेचे और उनके उत्पादन को हम लोग खरीद सके। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अब देखिए, अब सोवियत संघ का विघटन, अब बहुत सी बार बच्चे सोचते हैं कौन से साल में हुआ, कौन से साल में हुआ, कौन से साल में हुआ, कब हुआ, कब हुआ सोवियत संघ का विघटन, कब हुआ। तो मैं दो तरीके से याद रखता हूं,
एक तो मेरे बड़े वाले भैया है, उनका जन्म हुआ था 1991 में, उनका जन्म होते ही सोवियत संघ का विघटन हो गया, ऐसा याद रख लिया। एक याद रखा, एक और कुछ हुआ अपने भारत में, कुछ हुआ भैया, भारत में कुछ हुआ, हाँ अपने भारत में नई आर्थिक नीति आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, मनमोहन सिंह जी के दौर में, ठीक है। राजनीति, भारतीय राजनीति का अंतिम अध्याय पढ़ करके आए हो ना कि नई आर्थिक नीति को सभी राजनीतिक दलों ने स्वीकार किया था, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। तो हमारे यहाँ पे नई आर्थिक नीतियां पहले आ गई थी और यहाँ पे जो विघटन है वो 25 दिसंबर 1991 से माना जाता है। तो हम ऐसे कुछ ईयर से उनको ऐसे याद कर सकते हैं, हमें ट्रिक्स खुद को बनानी पड़ती है। ट्रिक का कोई अर्थ निकले या नहीं निकले वो जरूरी नहीं है, पर बस उससे आपको याद हो जाए, आप याद करिए, आप चीज़ों को लिंक करिए। मैंने आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति पहले पूरी खत्म क्यों कराई है? मैंने इसीलिए आप लोगों को खत्म कराई कि मैं आपको समय समय पर आपको जोड़ सकूं। अब एक्चुअल में क्या होता कि अगर मैंने आपको स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली किताब नहीं पढ़ाई होती तो पहले एक बार मुझे आपको यहाँ पे पूरी नई आर्थिक नीति समझानी पड़ती कि बेटा नई आर्थिक नीति क्या होती है, एलपीजी क्या है, क्या सुधार हुए क्या नहीं हुए, वो मुझे पहले आपको एक बार समझाने पड़ते, तो उसमें काफ़ी समय जाता। अब मैंने वहाँ पूरा समझा दिया। ऐसे ही मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा हमने तीसरी दुनिया बनाई, गुट निरपेक्षता, तो आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा था, और वहाँ पर भी उस वाली किताब में भी जो विदेशी संबंध है, भारत के विदेशी संबंध अध्याय 4 में हमने गुट निरपेक्षता के बारे में पढ़ा था। तो आपको पता है हाँ यार 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में सम्मेलन हुआ था, हाँ सही बात है। 1989 में कांग्रेस का पतन हुआ, तो हमने फटाक देने से क्या कर लिया, ज्वाइंट कर लिया। और हम जब पहले भारत की राजनीति को समझ जाते हैं ना, तब हम विश्व की राजनीति में भारत का क्या योगदान रहा उसको समझने में कहीं ना कहीं सक्षम हो जाते हैं। इसलिए मैंने आपको पूरी किताब एक बार पहले करा दी, और अभी भी अगर किसी बच्चों ने नहीं देखी हो तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो देखिए और मस्त रहिए। गोर्बेचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। चलिए, तो अब सुधारों में सबसे पहली बात यह आई कि भैया संबंध बढ़िया बनाने, सबके साथ रिश्ते बढ़िया बनाने, हमें रिलेशंस जो है ना उन रिलेशंस को सुधारना है। जो पश्चिम के देश हैं, ठीक है, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे पश्चिमी यूरोप के देश हो, उन सबके साथ संबंध जो है वो सामान्य बनाने। अभी तक जो संबंध थे वो क्या थे, दुश्मनी वाले थे, मैं तेरा दुश्मन तू मेरा दुश्मन, ठीक है ना, अपन सब दुश्मन, तू मेरा दुश्मन मैं तेरा दुश्मन। ये दुश्मनी वाले रिश्ते खत्म करने हैं, सामान्य रिश्ते बनाने, दोस्त वाला, नॉर्मल से रिश्ते होने चाहिए। आप हमारे साथ व्यापार करो तो भी ठीक, ना करो तो भी ठीक, पर डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं साहब हमें तो पश्चिमी वाले मार देंगे, या पश्चिम वाले पूर्वी में सोवियत संघ वो हमें मारेगा, नहीं, ये नहीं, सामान्य संबंध होने चाहिए। तो सबसे पहले तो गोर्बेचोव भैया ने ये कहा कि पश्चिम के देशों के साथ हमें क्या करना होगा, संबंधों को सामान्य बनाना होगा, रिलेशंस को हमें अच्छा करना होगा, नॉर्मल करना होगा। और सोवियत संघ को अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने को कहा और वहां सुधार की बात कही। तो सोवियत संघ में क्या लागू कर रहे हैं, लोकतंत्र लागू कर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र लागू करने का मतलब यह है कि जो वहां पर अभी तक एक दलीय व्यवस्था थी, अभी तक वहां पर एक दलीय व्यवस्था थी कि साहब वहां पर एक ही दल होगा, सब कुछ उसी का चलेगा, उसी के अनुसार चलेगा, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी और वो पॉलिटिकल पार्टी होगी साम्यवादी दल। एक ही दल होगा जिसका नाम है साम्यवादी दल। तो अब वो साम्यवादी दल नहीं रहेगा, और भी दल बन सकते हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, लोकतांत्रिक रूप वहां पर दिया गया। मतलब आप इस चीज को समझिएगा कि पहले जब यूएसएसआर सोवियत संघ था, गोर्बेचेव से पहले, वो आर्थिक रूप में क्या अपना रहा था, समाजवाद अपना रहा था। आर्थिक रूप में क्या था, समाजवाद था कि सरकार का कंट्रोल होगा, सब कुछ सरकार के हिसाब से चलेगा। अब गोर्बेचेव क्या चाहते हैं कि समाजवाद से हम किधर आए, पूंजीवाद पर आए, समाजवाद से हम किधर आए, पूंजीवाद पर आए। और उससे गोर्बेचेव से पहले जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो क्या थी, साम्यवादी थी, सब कुछ साम्यवादी दल कंट्रोल कर रहा था। अब गोर्बेचेव भैया क्या चाहते हैं, लोकतंत्र पे आए। मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि अगर आर्थिक स्थितियों में सुधार की बात करें, अगर अपन शॉर्ट में कहना चाहे तो आर्थिक स्थितियों में क्या है, आर्थिक स्थितियों में समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जाना चाहते थे गोर्बेचेव भैया, और राजनीति के सुधार में कहें, पॉलिटी में अगर हम कहें तो पॉलिटी में साम्यवाद से लोकतंत्र की तरफ जाना चाहते थे। कौन, मिखाइल गोर्बेचेव भैया।
पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही क्या हुआ कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव भैया सत्ता पे बैठते हैं और वो ये दो बातें कहते हैं कि पूर्ण रचना और खुलेपन की बात है, तो धीरे धीरे जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो पूर्वी यूरोप के देश, तो मैंने आपको बताया था पूर्वी यूरोप के देश, उसके अलावा कौन कौन से, बाल्टिक कंट्रीज, ठीक है, लताविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, ये, और उसके अलावा कार कंट्रीज जिसमें कजाकिस्तान, जो ये तान थे, उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान, ये सारे, इन सबको मिलाकर के सोवियत संघ बना था। पूर्वी यूरोप की जो जनता है उसने अपनी सरकारों को बोला कि भैया सोवियत से अब आजादी चाहिए, ये जो तुम सोवियत संघ के गुलाम बनकर के बैठे हो, इससे अब हमें आजादी चाहिए। सोवियत नियंत्रण का विरोध करना जनता ने शुरू कर दिया। अपनी सरकारों को कहा कि अब हमें सोवियत संघ से आजादी चाहिए, अच्छा मौका है, एक ऐसा शासक, एक ऐसा नेता बैठा है जो कि क्या है, व्यवस्थाओं को बदलने की बात करता है, अभी अच्छा मौका है, निकल जाओ, अभी अच्छा मौका है, यहां से फ्री हो जाओ। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसे अतीत में होता था। अब ऐसी बात नहीं है कि आजादी के लिए पूर्वी यूरोप के देशों में पहले आंदोलन नहीं हुए, पहले विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, पर पहले जब आंदोलन हुआ करते थे तो सोवियत संघ में जो शासक बैठा करते थे वो बिल्कुल कठोर थे। नहीं, कैसे अलग हो जाओ, जो भी विरोध कर रहा है उनको मारा जाए, उनको जेलों में डाल दिया जाए, किसी भी एक की आवाज ना सुनी जाए। हमने पढ़ा ना कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं था, स्पीच एक्सप्रेशन नहीं था, आप बोल नहीं सकते थे, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते थे, आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते थे, तो इस सरकार के खिलाफ जाना नहीं था, आप आंदोलन कर रहे हो तो सरकार आपको जेलों में डाल देती थी। तो पहले भी आंदोलन होते थे, पहले भी सोवियत संघ से आजादी मांगी जाती थी, पर उन आंदोलनों को दबा दिया जाता था, विरोध करने वालों को मार दिया जाता था या जेलों में भर दिया जाता था। परंतु गोर्बाचेव भैया थोड़े से उदारवादी थे। गोर्बाचेव भैया को ऐसा लगता था कि भैया ठीक है, आपकी संस्कृति, आपकी विचारधारा, आप आजाद होना चाहते हो, आप फ्री होना चाहते हो, तो गोर्बाचेव भैया ने यह भी नहीं बोला कि आजाद हो जाओ और ये भी नहीं बोला कि मत हो, चुपचाप बैठे बैठे देखते रहे, कोई हस्तक्षेप नहीं करा, कोई इंटरफेयर नहीं करा जैसे कि पहले की सरकारें करा करती थी, अपनी मिलिट्री को, अपनी आर्मी को भेजा करती थी, वहां के लोगों का दमन करा करती थी, जेलों में डाला करती थी, मारा पीटा करती थी। ऐसा कोई भी काम गोर्बाचेव ने नहीं करा, बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं किया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो पूर्वी यूरोप में, ये पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे, ये सारे कंट्रोल कहां से हो रहे थे, रूस से हो रहे थे। और रूस ने क्या करा, हर देश में साम्यवादी सरकारें बनाई, मतलब ऐसे लोगों को बिठाया जो कट्टर साम्यवादी विचारधारा के हो। अगर वहां पे कोई भी विरोध करता, उनको वही दमन कर देते, वही मारपीट कर देते। अब धीरे धीरे लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता गया, गोर्बाचेव की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था सरकारों को, तो इसलिए धीरे धीरे जो पूर्वी यूरोप की सरकारें हैं, साम्यवादी सरकारें हैं, वो एक एक कर करके गिरती जाती है और पूर्वी यूरोप के जो देश हैं वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। तो सोवियत संघ के बाहर हो रहे परिवर्तन तो है ही, और इसके साथ साथ जो अंदर है वो भी संकट गहराते जा रहे थे। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या कहा था कि इंसान अंदर से हारता है, इंसान अपनों से हारता है, परायों से नहीं हारता, इंसान बाहरी परिस्थितियों से नहीं अंदर से हारता है। इसीलिए कहता हूं कि मन को मजबूत रखिए, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर आपने आज ये संकल्प कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या ना आए, तूफान आए या ना आए, मेरे राजनीति विज्ञान में 100 में से 100 आने चाहिए। तो बच्चों मैं कहता हूं, आपके पास कितने संसाधन है फर्क नहीं पड़ता, आप कितने इंटेलिजेंट हो फर्क नहीं पड़ता। नंबर आते हैं तो संकल्प से आते हैं, नंबर आते हैं तो मेहनत से आते हैं, और नंबर आते हैं तो मन में दृढ़ संकल्प लेकर के आते हैं कि साहब लेकर के आऊंगा ही आऊंगा, लेकर के आने ही हैं, नो डाउट। दूसरा ऑप्शन छोड़ना नहीं है। कोई बोले 99, बोले 99 भी नहीं, अपन को 99.5 भी नहीं चाहिए, अपन को 100/100 चाहिए। अपना एक ही उद्देश्य है, 0% डाउट, 100% मार्क्स। 100% मार्क्स आने चाहिए। मन से हमें ये सोच करके मेहनत करनी है, और मेहनत करोगे तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे सोवियत संघ के बाहर तो कुछ परिवर्तन देखने को मिल ही रहे, अब अंदर भी चल रहे हैं, और अंदर वाले तो थोड़े से चिंता का मुद्दा है। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। अब देखो, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों की बात करी, आर्थिक सुधारों में हमने बात करी खुलेपन की, और राजनीतिक सुधारों में पूर्ण रचना को देख सकते हैं। ठीक है, आर्थिक सुधारों में हम खुलापन करेंगे, पश्चिमी देशों से अच्छे संबंध बनाएंगे, व्यापार को अच्छा करेंगे, व्यापार को बढ़ाएंगे, ऐसे सारे काम। और राजनीति में क्या है, लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाएं। ये जो साम्यवादी हो रहा था सब कुछ, हर जगह साम्यवाद साम्यवाद साम्यवाद, उस साम्यवाद से कहां जा रहे थे, लोकतंत्र की तरफ जा रहे थे। देश का जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को अप्लाई करने की, लोकतंत्र को अप्लाई करने की बात यहां पर हो रही है।
इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। अब देखिए, अब महासचिव कौन है? गोर्बेचेव है, मिखाइल गोर्बेचेव। अब मिखाइल गोर्बेचेव तो ये चाहते हैं कि ये सुधार हो, इसीलिए वो इतना सारा काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, आर्थिक सुधारों की बात कर रहे हैं। पर कम्युनिस्ट पार्टी में, साम्यवादी दल में कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे नेता हैं जिनको आप गर्मपंथी कह सकते हो। गर्मपंथी का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुत गर्म रहते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऐसा नहीं है। गर्मपंथी का मतलब है वो एक तरह प्रकार से कट्टर है बेटा, वो उस विचारधारा के प्रति कट्टर है। जैसे मैंने एक लेक्चर में आपको कहा था ना कि मैं विकास दिव्यकर्ती सर कहते हैं कि किसी विचारधारा से बंधो मत, वो उस विचारधारा से बंधे हुए हैं, वो सुनना ही नहीं चाहते, वो सुधार चाहते ही नहीं है। उन्होंने बोला नहीं साहब, साम्यवादी जो शासन है वो ही सही है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर ही जो कट्टर साम्यवादी नेता थे, जो गर्मपंथी साम्यवादी नेता थे, उन्होंने बोला ये जो गोर्बेचेव ने करा है ये गलत करा है। गोर्बेचेव के खिलाफ थे और गोर्बेचेव की इन सुधार नीतियों के खिलाफ थे कि यह आर्थिक राजनीतिक सुधार सिर्फ और सिर्फ सोवियत संघ को कमजोर बनाएंगे, और गोर्बेचेव सोवियत संघ को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनका साथ नहीं देंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उनका विरोध करा। यहाँ पे तस्वीर कम्युनिस्टों की। 1991 में 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। देखिए, तख्ता पलट का मतलब क्या होता है? सत्ता बदल देना, सत्ता बदल जानी। 1991 के अगस्त में। कब हुआ है? 1991 के अगस्त में। अब एक्चुअल में क्या हुआ? 1991 के अगस्त में जो वहां की मिलिट्री है, जो वहां की सेना है, उसने क्या कर लिया? उसने गोर्बेचेव को कर लिया अरेस्ट। अब गोर्बेचेव को जब अरेस्ट कर लिया और उन्होंने पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, अब जब पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करी, गोर्बेचेव को हटाया गया, तो कम्युनिस्ट पार्टी के वही गर्मपंथी जो क्या है, गोर्बेचेव के खिलाफ थे, ठीक है, गोर्बेचेव के सुधारों के खिलाफ थे। तो ठीक है, अब गोर्बेचेव इनका भी दुश्मन और सेना का भी दुश्मन, तो दोनों का दुश्मन, ये दोनों दोस्त बन गए। मतलब ये जो तख्ता पलट करा वो किसने करा? सेना ने करा। और सेना का सपोर्ट किसने कर दिया? कम्युनिस्ट पार्टी के उन गर्मपंथियों ने सपोर्ट कर दिया कि हाँ, नहीं, गोर्बेचेव जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। परंतु इनका ये जो तख्ता पलट है, ये जो सरकार बदलना, वहां पे मिलिट्री का बैठना लंबे समय तक नहीं चल पाया था। लोगों को अब आजादी का स्वाद आ चुका था। 1985 में गोर्बेचेव बन गए थे, अब तो 5-6 साल हो गए थे, अब तो सबको आजादी चाहिए थी। अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ ही नहीं हो सकता था, करते रहो तख्ता पलट। तो खूब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ, और उस विरोध प्रदर्शन में जो हीरो बनकर के निकले वो निकले बोरिस येल्सिन। यही बोरिस येल्सिन जो कि आगे जाकर के क्या बनेंगे? रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। किसके? रूस के राहों में। सोवियत संघ खत्म हो जाएगा और 1991 में वहां चुनाव होंगे और रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनेंगे। बोरिस येल्सिन ऐसे व्यक्ति हैं जो गोर्बेचेव के पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, दोनों में हैं, क्योंकि गोर्बेचेव ने उनको मॉस्को का, ठीक है, रशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक, मॉस्को का मेयर बना दिया था, महापौर बना दिया था। अब महापौर क्या होता है, ये आप क्लास 11th में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, संघवाद वाले चैप्टर में, जो एक पूरा नगर होता है, एक पूरा शहर होता है, उसका सबसे बड़ा एक राजनीतिक पदाधिकारी है। तो बोरिस येल्सिन एक बड़ा हीरो बनकर के आता है और इस तख्ता पलट को भी खत्म करवा देते हैं, और फिर गोर्बेचेव भैया फ्री हो जाते हैं। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। तब तक स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था, तब तक जनता ने स्वतंत्रता आजादी को चख लिया था, जीभ पर उनके आजादी आ चुकी थी। अब वो वापस से उस कम्युनिस्ट वालों में नहीं जाना चाहते थे, उस दौर में नहीं जाना चाहते थे। बोले अब नहीं चाहिए, अब चलो अब नहीं मिलना, अब वापस कोई सोवियत संघ नहीं बनाना, अब हम फ्री हैं, अब हमारे आजादी हैं, आजादी ही रहना चाहते हैं, मस्त रहेंगे। येल्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। येल्सिन ने ये जो तख्ता पलट, इसका विरोध करा कि साहब ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत हो रहा है, सुधार होने चाहिए, सुधार जरूरी है। इस तख्ता पलट का विरोध करा, और विरोध करा मतलब येल्सिन ने किसका साथ दिया? जनता का साथ दिया, पब्लिक का साथ दिया, और पब्लिक का साथ दिया तो पब्लिक ने हीरो बना दिया। पब्लिक ने क्या बना दिया? नायक बना दिया। देखिए, हीरो जो बनाती है वो भी पब्लिक बनाती है, और गिराती है वो भी पब्लिक ही गिराती है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेलिब्रिटी होते हैं, सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी बनाया किसने? जनता ने बनाया। नेताजी को नेताजी किसने बनाया है? जनता ने बनाया, ठीक है। आज हम कहते हैं कि ये नेता बहुत पॉपुलर है। क्यों पॉपुलर है? क्योंकि जनता उनको चाहती है, जनता ने उनको सर पर बिठा रखा है कि हाँ नहीं साहब हमारे नेताजी, हमारे नेताजी। तो सेलिब्रिटी भी बनाती है, जनता बनाती है, हीरो भी बनाती है, जनता बनाती है, नेता को नेताजी भी बनाती है तो जनता बनाती है। तो जनता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बड़ा किरदार है। तो यहाँ पे बोरिस येल्सिन भैया को भी जो नायक हीरो बनाया गया वो किसने बनाया? जनता ने ही बनाया।
रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए रूसी गणराज्य, देखिए हमने क्या बात करी थी, जो यूएसएसआर है उसमें टोटल 15 राज्य है, कितने 15 देश है, मतलब 15 देश है। उन 15 देशों में से एक जो देश है वो कौन है, रूसी गणराज्य, या जिसको हम इंग्लिश में रूस, इंग्लिश में रसिया और हिंदी में रूस कहते हैं। तो ये जो रूसी गणराज्य है, बोरिस येल्सिन ने वहां पर चुनाव जीत लिए, ठीक है, वहां पे इलेक्शंस हुए और वो इलेक्शंस किसने जीत लिए, बोरिस येल्सिन ने जीत लिए। और बोरिस येल्सिन ने ये जो केंद्रीकृत नियंत्रण है, ये जो सेंट्रल पूरा जो सोवियत संघ में एक जगह से कंट्रोल चल रहा था, इस कंट्रोल को मानने से मना कर दिया। मतलब आप कह सकते हो कि रूसी गणराज्य सोवियत संघ से अलग हो रहा है, कि साहब अब आज से सोवियत संघ अलग और हम अलग है। तो रूसी गणराज्य सबसे बड़ा देश अलग हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी थी। पहले सारा का सारा जो पावर है वो मॉस्को से चला करती थी, मॉस्को से पूरी पावर चला करती थी, सब कुछ मॉस्को से तय होगा, पर नहीं, अब धीरे धीरे क्या हुआ, गणराज्यों की तरफ जो बाकी जो देश जुड़े हुए थे उनकी तरफ खिसकने लगी कि आप अपने रास्ते, अब हम सब अपने अपने रास्ते, कोई किसी का साथ नहीं। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीय करते थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। अब ऐसा कहां पे ज्यादा हुआ, जो यूरोपीय करते थे, मतलब जो यूरोप की ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज थी ना, कौन सी कंट्रीज, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज, पूर्वी यूरोपियन गणराज्य या यूरोपियन जो देश थे वहां पर ऐसा हुआ। वो अपने आप को क्या मानते थे, संप्रभु राज्य मानते थे। संप्रभु राज्य का मतलब क्या है, खुद को फ्री मानते थे कि भैया हम किसी के गुलाम नहीं है, ठीक है। जैसे आज भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा, भारत एक संप्रभु राज्य होगा, सोवरेन कंट्री होगा। सोवरेन कंट्री का मतलब क्या है कि अब हम किसी के गुलाम नहीं है, हम बिल्कुल फ्री हैं, ना तो हमें कोई बाहर से एडवाइस दे कि साहब ये करो ये मत करो, देश में ये हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, आप मत बताइए, हम हमारे देख लेंगे, हम सोवरेन कंट्री है। और ना हमें कोई ये बताए कि इसके साथ संबंध रखो, इसके साथ मत रखो, हम सोवरेन कंट्री, हम हमारा देख लेंगे। तो यहाँ से सभी ये यूरोपीय करते जो देश थे अपने आप को संप्रभु राज्य मानते थे कि साहब हम बिल्कुल फ्री है, हम आजाद है, तो हम क्यों सोवियत संघ की सुने, रूस की सुने, क्यों सुने, हम हमारी इच्छा से काम करेंगे, हम अपने हिसाब से ही चलेंगे। मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, ये एक बड़ी बात है। देखिए अब यहां से एक चीज को आप समझिए, मध्य एशियाई गणराज्य कार कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, इसमें 5 देश शामिल हैं। देखो जब 1945 से 91 तक का दौर चल रहा था ना, तो पूरी दुनिया को यह उम्मीदें थी कि जिस दिन भी सोवियत संघ अगर टूटेगा ना, तो ये 5 देश तोड़ेंगे। ये 5 देश सबसे पहले मांग करेंगे कि सोवियत संघ हमें आजादी दे, आजादी दे। भाई आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, किससे, सोवियत संघ से आजादी चाहिए। ये 5 देश सबसे पहले आजादी मांगेंगे, परंतु ये 5 देश आजादी नहीं चाहते थे। अब आप ये सोच रहे हो कि सर ये 5 देश आजादी क्यों मांगेंगे, क्योंकि बच्चों रशिया का और यूरोप का, रशिया का और इन पूर्वी यूरोपियन देशों का कहीं ना कहीं कल्चर थोड़ा मिलता जुलता था, पॉलिटिकल सिस्टम काफी कुछ मिलता जुलता था। आप वहां की संसाधनों की बात करो वो काफी मिलते जुलते थे, भौगोलिक स्थितियां भी आपको काफी मिलती जुलती मिल जाएगी। ये मध्य एशियाई देश तो हर चीज में अलग थे, इनकी संस्कृति अलग, इनके संसाधन अलग, इनकी विचार अलग, सब कुछ अलग। तो सबको ऐसा लगता था कि सबसे पहले अगर सोवियत संघ में अलग होने की मांग करेंगे तो ये कार कंट्रीज करेंगी, ये मध्य एशियाई गणराज्य सबसे पहले मांग करेंगे कि साहब हमें आजाद कर दे, सोवियत संघ हमें फ्री कर दे, अब हमें सोवियत संघ के साथ नहीं रहना। पर हुआ इसका उल्टा, हुआ इसका उल्टा। जिसको अपना समझा था सोवियत संघ ने, रूस ने, जिसको अपना समझा था कि साहब ये तो अपनी ही संस्कृति के से मिलते जुलते से लोग हैं, एक ही विचारधारा, सब कुछ सब है, सेम सेम सी है, इनको अपन ने फांसीवादी ताकतों से आजाद भी कराया है, तो ये तो अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे। परंतु इन्हीं अपनों ने सबसे पहले डिमांड कर दी कि साहब सोवियत संघ हमें आजाद करे, सोवियत संघ हमें आजाद करे। और जिनको पराया समझा था दुनिया ने, उन्होंने सोवियत संघ, जिस दिन ये बोला गया कि आज से सब अपने अलग अलग हैं, ये 5 देश कह रहे हैं भाई क्यों, हमें नहीं जाना अलग, प्लीज 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 प्लीज, हम नहीं जा रहे सोवियत संघ के साथ, सोवियत संघ के से अलग नहीं हो रहा, हम सोवियत संघ के साथ ही रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार सर ये क्या मामला है ये देश तो इतने खुश हो गए, वाह सोवियत संघ सब फ्री हो गए, फिर इनको ऐसा क्या मजा आ रहा था इनके सोवियत संघ के साथ जुड़े में। मजा ये था इन मध्य एशियाई गणराज्यों के विकास में सोवियत संघ खूब पैसा खर्च कर रहा था, खूब पैसा खर्च कर रहा था। जितना विकास वो इन यूरोपियन देशों का नहीं करवा रहा था, उतना विकास वो यहाँ करवा रहा था, खूब पैसा फेंकता था। देखो अब क्या है, अगर अपन मैप को देखें तो कुछ इस प्रकार से है, जैसे मान लो ये अपना पूरा है जो है सोवियत संघ हो गया। अब जो है वो नीचे है, जो 4-5 है देश वो नीचे हैं,
और इधर आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज, ये सब आ गए। तो वो पैसा हमेशा नीचे गिरता था, इधर फेंकता ही नहीं था, इधर से तो उठाता था और नीचे पैसा, इधर से उठाता था फिर नीचे पैसा, खूब डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करा। तो ये देश चाहते ही नहीं थे कि हम सोवियत संघ से अलग हो जाए, क्योंकि सोवियत संघ से अलग हो जाए तो इतना पैसा हम पर कौन खर्च करेगा। परंतु फिर भी एक बात ये देखिएगा, रूस ने, सोवियत संघ ने इनको अपना समझा। अपने अब अपने नहीं होते, अपने अलग हो गए, और जिनको पराया समझा वो अपने बन करके चाहते थे कि नहीं साहब हम तो एक साथ ही रहेंगे। जब ये देश बिल्कुल ही रोने लगे, नहीं सोवियत भैया आप हमें अपने से अलग मत करो, हमें दूर मत भेजो, हम आपके साथ ही रहेंगे। तो सोवियत भैया ने बोला अरे डरो मत, चिंता मत करो, साथ रहना चाहते हो? बोला हाँ साथ रहना चाहते हैं। तो देखो अपने एक काम करते, सोवियत संघ का तो विघटन करते हैं, क्योंकि पूरा सिस्टम बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, बदल देते हैं। आप सब अपने 5 जो देश हैं वो अलग अलग रहो, अपनी व्यवस्था अपनाओ, सब कुछ अपनाओ। अपन सब मिलने के लिए क्या कर लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं जिसका नाम है CIS, ठीक है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। हम अपन अब सब आजाद हैं, अपन सब फ्री है, परंतु एक दूसरे के विकास में अपन लोग मदद करेंगे। बोले चलो ठीक है, जैसा भी आपको इच्छा। तो वो एक कहते हैं ना, वो रोते हुए बच्चों को लॉलीपॉप दे दी कि हाँ चलो मिलजुल करके इसमें रह लेंगे। तो CIS बनाया गया था। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। कौन? ये मध्य एशियाई गणराज्य, ये सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी। तो सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में, बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के जो 3 बड़े गणराज्य देश थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी कि भैया सोवियत संघ अब आज से समाप्त हो चुका है, सब अपने अपने रास्ते, सब अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो भी सिस्टम अपनाना चाहते हो अपना लेना। और आज यही रूस वर्सेस यूक्रेन हो रखा है। जो रूस और यूक्रेन सबसे पहले, या आप कहें कि इन्होंने तीनों ने मिलकर के क्या करा था, घोषित करा था कि साहब आज से सोवियत संघ नहीं रहेगा। उस सोवियत संघ की समाप्ति करने वाले रूस और यूक्रेन और आज भयंकर युद्ध में लड़ रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी दल को प्रतिबंधित कर दिया गया, बिल्कुल बैन कर दिया गया। अब कोई कम्युनिस्ट पार्टी की बात नहीं करेगा। और सोवियत गणराज्यों ने, ठीक है, जितने भी सोवियत के ज्यादातर देश थे, उन्होंने पूंजीवादी और लोकतंत्र को अपना आधार बना लिया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। अब देखिए, साम्यवादी सोवियत गणराज्य USSR, इसका तो क्या कर दिया गया, विघटन कर दिया गया, ये तो खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, एक संगठन, एक ग्रुप बना लिया गया, ठीक है, जो कि बाकी गणराज्यों के लिए, खास करके मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए आश्चर्यचकित बात थी कि क्यों सोवियत संघ का विघटन, क्यों USSR को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों तोड़ रहे हो आप USSR को, और ये नया CIS ये बनाने की जरूरत क्या है। परंतु वो नया CIS बना दिया गया, उसका लोगो ये है। ये गणराज्य अब भी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। देखिए, तो अब ये गणराज्य स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। मतलब अब इसमें ये कहा गया कि भैया जिसको जुड़ना है वो जुड़े, कोई मजबूरी नहीं है। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है तो आप जुड़िए, और आपकी इच्छा है तो मत जुड़िए। और जो पहले अपने साथ थे उनमें से कोई जुड़ना चाहता है तो इच्छा, और कोई दूसरा भी जुड़ना चाहता है तो भी जुड़ जाए। अब ऐसा दबाव नहीं है। ये तो क्या है, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने आर्थिक संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए बना रहे हैं। बाकी ऐसी अब पहली वाली बात नहीं रहेगी। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। और ये जो कार कंट्रीज है, ये रूस है, इनको राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य माना गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। अब देखिए, उत्तराधिकारी राज्य का अर्थ क्या है। सोवियत संघ USSR में टोटल 15 देश थे, ठीक है ना, 15 देश थे। अब आप आज एक बार ऐसा सोचिए कि एक माता पिता होते हैं, एक पिता के 2 बच्चे, 3 बच्चे होते हैं। अब उनके जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों का, उन सब का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन उनके जगह होगा, कौन उन सारे कामों को निभाएगा। तो जनरली होता है कि जो बड़ा बेटा होता है वो उत्तराधिकारी होता है कि सब आज से जो पिताजी हैं उनकी सारी जिम्मेदारियों को मैं देखूंगा। तो अब यहां पर क्या है, आप देखें कि 1945 में UNO बना, संयुक्त राष्ट्र संघ बना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद है बेटा, UNSC, ठीक है। तो UNO में 2 भाग आप कर लीजिए, एक UNGA, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र
संघ जो आम सभा है वो है, ठीक है, जनरल असेंबली। इसमें ज्यादातर देश, इसके सभी सदस्य, इनकी मीटिंग होती है, बातचीत होती है। एक स्पेशल है जिसका नाम है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, या संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद। इस संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में टोटल 15 देशों को सदस्य होते हैं। इसके 10 तो होते हैं अस्थायी, ये हर 2-2 सालों में बदले जाते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई देश अब भी सदस्य बन गया, फिर 2 साल बाद वो वापस नहीं बन सकता, फिर अगले चाहे 2 साल बाद बन जाए, लगातार नहीं बन सकता। एक बार बन गया फिर उसको एक बार बीच में ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 होते हैं बच्चों स्थायी सदस्य, जिनको परमानेंट मेंबर कहा जाता है। और ये 5 कौन से हैं बच्चों? यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और एक चाइना। ये 5 देश है, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनके पास एक विशेषाधिकार है जिसको निषेधाधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेधाधिकार, निषेधाधिकार, इसको शॉर्ट में वीटो पावर कही जाती है। मतलब अगर इन 5 देशों में से कोई भी देश अगर इस पावर का इस्तेमाल कर लेता है तो हर फैसले पे क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। तो भारत भी चाहता है कि इसमें हमें स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि जो आधार है स्थायी सदस्य बनाने के, उन सभी आधारों पर भारत खड़ा होता है। बिल्कुल उन सभी आधारों के हिसाब से भारत चल रहा है, पर फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ भारत को स्थायी सदस्य नहीं बना रहा है। अब स्थायी सदस्य में भी इन सब की हाँ होनी चाहिए कि ये हाँ करे, पर चाइना कभी चाहता ही नहीं कि हम स्थायी सदस्य बने। तो अब 91 तक तो यूएसएसआर था। अब पूछा यूएनओ ने कि भैया अब कौन है, अब तो तुम 15 राज्य हो गए, सबको थोड़ी स्थायी सदस्य बना देंगे। तो फिर ये कहा गया कि जो उत्तराधिकार होगा सोवियत संघ का वो रूस होगा। वो कौन होगा? रूस होगा। रूस को वो सारे सुख दुख जो भी है वो रूस को दिए जाए, ठीक है। आज से जितने भी परमाणु हथियार जो कुछ थे वो सोवियत संघ के पास थे, वो रूस के। सोवियत संघ यहाँ पर भी स्थायी सदस्य अब कौन बन करके रहेगा? रूस बन करके रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा है तो इसी को सब कुछ सौंप देते। तो सब कुछ इसको सौंप दिया। मतलब सोवियत संघ की जितने भी जिम्मेदारियां थी वो अब रूस की थी। सोवियत संघ के जो खर्चे थे वो अब रूस भरपाई करेगा, सारे काम अब रूस ही करेगा। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली, तो वो सुरक्षा परिषद जो है उसकी सीट मिल गई रूस को। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था, ठीक है। सोवियत संघ ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां करी थी, ठीक है, कोई भी नियम कानून कायदों पर साइन करे थे, उन सबको जो निभाने का जिम्मा था वो किसका था? रूस का था, रशिया का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, जितने भी जो पूर्ववर्ती गणराज्य थे, जितने पहले भी सारे गणराज्य थे, उनमें से सिर्फ एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न, कि भाई किसी के पास परमाणु रहेंगे तो एक ही देश है जिसके पास है, रूस। मतलब पूरे सोवियत संघ में से ये एक ही देश होगा जिसके पास परमाणु शक्ति रहेगी, बाकियों के पास नहीं। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए, मतलब परमाणु को खत्म करने का, ठीक है, परमाणु ना रखने के कदम तरफ भी कदम बढ़ाए कि हम कोई भी परमाणु ना रखें, ना अमेरिका ना हम लोग। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक है, कि सोवियत संघ अब नहीं रहा बच्चों, ठीक है। तो चलिए सोवियत संघ भैया, धन्यवाद आपका, और हमारा यहीं तक का समय था। आप चले गए, बड़ा दुख हुआ। आप बहुत अच्छे व्यक्ति थे, पर क्या कर सकते हैं, सबका दौर आता है, कोई बात नहीं। चलो बाय बाय, टाटा। सोवियत संघ भैया चले गए, चलो बाय। तो अब सोवियत संघ भैया चले गए हैं तो इस दुख में आगे तो पढ़ेंगे नहीं है ना। तो और बाकी जो भी है हम आगे पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। और आज के लेक्चर कैसा लगा ये भी बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी जानकारी मिलती रहे। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।